क्योंकि एक तरह से एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था कंपनी को। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके माध्यम से प्रशासन किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या थे कि हर वर्ष चुने जाते थे। कंपनी का जो शेयर होता था उसके आधार पे शेयर होल्डर जो होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते थे। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते थे वो प्रतिवर्ष चुने जाते थे, समझ रहे हैं। और प्रतिवर्ष अगर चुने जाएंगे तो प्रतिवर्ष बदल भी जाएंगे, बदलेंगे ना भैया। नया कोई तभी आएगा ना जब पुराना जाएगा, तो बदल भी जाते थे। इसका मतलब जो मैनेजमेंट प्रोसेस था कंपनी का कमजोर था, क्योंकि डायरेक्टर एक साल के लिए आया, अगले साल दूसरा डायरेक्टर आ जाएगा, तीसरे साल तीसरा डायरेक्टर आ जाएगा। तो एक्चुअल में नीचे में क्या हो रहा है कौन जानता है। समझ रहे हैं व्यवस्था कैसी चल रही है। कंपनी के निदेशक बोर्ड में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो एक साल के लिए चुने जा रहे हैं, हर साल बदल जा रहे हैं, नया कोई आ जा रहा है, उसको समझने में एक साल लग जा रहा है, फिर उसका पद अवधि खत्म हो जा रहा है। तो कई सारी समस्याएं थी जिसके कारण कंपनी लॉस में चल रही थी। तो उसी का समाधान करने के लिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ जुडिशियल रिफॉर्म भी किए गए, लेकिन बेसिकली इसके अंतर्गत जो रिफॉर्म किया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में पहला तो क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी नियुक्ति में परिवर्तन कर दिया गया। पहले आपने देखा कि एक साल के लिए अपॉइंट होते थे, अब इनकी अवधि 4 वर्ष कर दी गई। अब ये कितने समय के लिए अपॉइंट होंगे, 4 वर्ष के लिए। और ये रोटेशन चलता था, मतलब 1/4 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते थे, प्रति वर्ष पद से हटा दिए जाते थे। और इनका कार्यकाल कितना था, 4 वर्ष का, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, जो चुनने का प्रोसेस था, पहले हमने क्या कहा कि शेयर होल्डर ये तय करते थे कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होगा, ठीक है। अभी भी शेयर होल्डर ही करते थे, लेकिन पहले क्या था कि 500 पाउंड जिसके पास राशि होती थी, 500 पाउंड राशि का जो शेयर होता था वो एक वोट डालने का अधिकार रखता था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें परिवर्तन कर दिया गया और राशि बढ़ा के 1000 पाउंड तक कर दी गई, ठीक है। 1000 पाउंड की जो शेयर होगा, पाउंड वहां की मुद्रा है यूरोप की, 1000 पाउंड का जो शेयर रखेगा वो एक वोट डालेगा। जब वोट डालेगा तो वो आदमी कितना वोट डालेगा, एक वोट, अगर उसके पास 1000 पाउंड का शेयर है तो, ठीक है। अगर उसके पास 3000 का शेयर है, 3000 का, तो वो फिर 2 वोट डाल पाएगा, मतलब ज्यादा शेयर है तो ज्यादा वोट डालेगा। इसी तरह एक और व्यवस्था आगे ये भी कहा गया कि जिसके पास 6000 है वो 3 वोट डालेगा, और जिसके पास 10,000 है, ठीक है, वो 4 वोट डालेगा। मैक्सिमम 4 वोट एक आदमी डाल सकता था, इससे ज्यादा कोई वोट नहीं डाल सकता था, ठीक है। इसके बाद यह भी कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी। प्रति वर्ष जो रिपोर्ट है वो कहां प्रस्तुत करेगी, संसद में। इसका मतलब एक तरह से इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या प्रतिबंध लगा दिया गया कि अपना व्यापार के बारे में हर वर्ष बताओ। सीधा सा बात है, आप पैसा मांगने गए हो ना, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कंपनी गई पैसा मांगने कि अब हमको व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए। भारत में अगर व्यापार चलाना है तो हमको आर्थिक मदद कीजिए, और आपका आर्थिक मदद कोई क्यों करेगा बताइए, क्यों करेगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, तो कुछ तुम पे नियम हम बनाएंगे तब तुम्हारा प्रस्ताव हम मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, प्रति वर्ष रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के लिए कह दिया गया, ठीक है।
तो एक तरह से इनकी अकाउंटेबिलिटी संसद के प्रति हो गई। ठीक है। और एक जो मेजर काम किया गया, जो जीके का सब्जेक्ट है आपका, उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, अभी तक क्या होता था, तीनों प्रेसिडेंसी इलाके के गवर्नर अलग अलग होते थे। ठीक है। अब ये 73 के एक्ट द्वारा जो मेन मेजर ये चेंजेस है, मतलब जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब अपॉइंट हुआ या कौन अपॉइंट हुआ? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, हाँ, वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल के गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, बता दे रहा हूं। जैसे पहले चर्चा किया गया कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। अभी मैंने टेस्ट लिया तो उसमें किसी ने सूरत भी लिखा है। 4 प्रेसिडेंसी अब लिखा है, ह्यूमन मिस्टेक है, सूरत भी पढ़ाया है। और मैंने बीच में यह भी बताया था सूरत प्रेसिडेंसी का भाग नहीं बना था, सूरत को ट्रांसफर कर दिया गया था बाद में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहां? बंबई में। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने लिखा है। ठीक है। तो 3 तरह के प्रेसिडेंसी एरिया थे, बोलो कौन कौन? मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंसी इलाकों को चलाने के लिए जो सुप्रीम पावर उस एरिया में होती थी, उसका नाम था गवर्नर। ठीक है। वो काउंसिल के माध्यम से अपनी सिस्टम को चलाता था। ठीक है। तो इससे आप क्या समझे कि तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से अलग अलग थी और तीनों के अपने अपने गवर्नर थे। ठीक है। 73 द्वारा क्या किया गया 73 में कि गवर्नर वाला सिस्टम तो रखा गया, लेकिन इस गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ रहे हो? तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर तो रहेगा, लेकिन वो गवर्नर सारे नियम जो बनाएगा, जो विधियां बनाएगा, वो गवर्नर जनरल के अनुमति से बनाएगा। एक तरह से भारत में रेगुलेट करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई जो तीनों प्रेसिडेंसी इलाकों को एक साथ रखे। ठीक है। शासन की एक रूपता। 73 में जो हमने देखा, केंद्रीकरण वाला काम किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ। सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? मद्रास का जो गवर्नर है, बंबई का गवर्नर है, कलकत्ता का गवर्नर है, तीनों किसके प्रति लाइबल हो गए? गवर्नर जनरल के प्रति। अब गवर्नर जनरल सामान्य रूप से सभी मामलों में निर्णय लेता था इन तीनों प्रेसिडेंसियों इलाकों के संबंध में। ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसियों के संबंध में निर्णय कौन लेता था? गवर्नर जनरल। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नर की सारी पावर खत्म कर दी गई। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था अपने प्रेसिडेंसी इलाके का, और यह भी कहा गया जब ऐसी स्थिति होगी कि जब युद्ध वाली स्थिति होगी या ऐसी आपातकालीन स्थिति होगी, जब इससे संपर्क करना या फिर इससे अनुमति लेना उस समय के अनुसार यह उचित नहीं है कि इससे अनुमति लिया जाए। मतलब अनुमति लेने गए तो इतना विलंब हो जाएगा कि आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल की अनुमति लेना जरूरी नहीं था। यह व्यवस्था भी की गई कि अर्जेंट मामलों में गवर्नर को पावर दिया गया कि वो अपना निर्णय ले सके उस क्षेत्र के संबंध में। सामान्य रूप से मान लो किसी ने हमला कर दिया, अब उससे युद्ध करना है कि शांति करना है, अब ये गवर्नर जनरल से पूछने जब तक जाएगा तब तक तो ये हार जाएगा।
तो वैसे कंडीशन में यह व्यवस्था की गई कि अर्जेंट मामलों में ये गवर्नर निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ये सारी अनुमति किससे लेंगे? गवर्नर जनरल से, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन हुआ किसका? पावर का, शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रीकृत हो गई, ठीक है। इसके आप ये मत समझिएगा कि गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल हो गया। ये गवर्नर जनरल के संबंध में ये व्यवस्था की गई कि ये जो है अपने सदस्यों के बहुमत से ही काम करेगा। मतलब काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल बनाई गई। जैसे अभी तक गवर्नर इन काउंसिल आपने देखा था, तो गवर्नर कैसे काम करता था? काउंसिल की सहमति से। इसी तरह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई और यह कहा गया कि सारे निर्णय जो होंगे वो बहुमत द्वारा होंगे। बहुमत द्वारा मतलब इस काउंसिल के मेंबर का भी वोट गिना जाएगा। शुरू का जो 73 का जो राजलेख पारित किया गया उसमें काउंसिल के मेंबर निर्धारित कर दिए गए और वारेन हेस्टिंग के साथ 4 अन्य लोगों को अपॉइंट किया गया, ठीक। तो टोटल 5 लोग हो गए, टोटल 5 लोग हो गए। अब वारेन हेस्टिंग के संबंध में क्या है कि आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि वारेन हेस्टिंग को तो गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग की शिकायत भी खूब थी ब्रिटेन में, इसीलिए 73 का राजलेख आया है। रेगुलेटिंग एक्ट 73 का इसीलिए आया है कि वारेन हेस्टिंग को थोड़ा सा नियंत्रित भी किया जाए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट दिया गया उस काउंसिल में जो कि वारेन हेस्टिंग के विरोधी थे, वारेन हेस्टिंग के विरोधी थे। अब होता क्या था, वारेन हेस्टिंग ने एक व्यक्ति को तो सेट कर लिया था अपने तरफ, लेकिन बाकी 3 व्यक्ति इसके अगेंस्ट में थे। टोटल संख्या कितनी है काउंसिल की? 5। गवर्नर जनरल को लेके ये 5 संख्या है, ठीक है। तो जब भी अब कोई मामला आएगा, कोई नीति निर्धारित होगी, कोई पॉलिसी डिसाइड होगी, तो उस समय जब वारेन हेस्टिंग को कोई काम करना होगा तो वो काम कर पाएगा क्या? कर पाएगा? मान लो मैं ही गवर्नर जनरल हूं और मेरे अधीनस्थ 4 लोग हैं, वो काउंसिल मेंबर हैं और चारों मेरे अगेंस्ट में हैं या 3 अगेंस्ट में हो गए। वो बोले कि सर जो भी बोलेंगे हमको उसका विरोध करना है, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले। अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करना है और बुरा काम करेंगे तो विरोध तो करना ही है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? विरोध करना, ठीक है। तो अब क्या होगा? सर जो भी चाहेंगे उसको पास नहीं करवा पाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग के साथ यही हो रहा था। लगभग 1776 तक क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग जो भी प्रपोजल लाए सुधार का, वो गिरा दिया जाता था वोट से। 1776 तक जितने भी रिफॉर्म वारेन हेस्टिंग द्वारा लाए जाने के प्रयत्न किए गए, मैक्सिमम को डाउन कर दिया गया उस पॉलिसी को इसके मेंबर द्वारा, इसके अगेंस्ट में वोट डाल देते थे। फिर 76 के बाद वारेन हेस्टिंग का किस्मत थोड़ा सा खुल गया, एक आदमी मर गया, ठीक है। दूसरा आदमी आ गया, उसको सेट कर लिया अपनी तरफ। तो अब क्या हुआ? 2-2 का बंट गया, 2-2 का बंटवारा हो गया, ये भी 2 और ये भी 2। अब इसके पास कास्टिंग वोट था। कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार। जब दोनों तरफ बराबर बराबर वोट है तो निर्णायक मत डालने का अधिकार किसको होगा? वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। तो इस तरह की सारी शासन व्यवस्था चल रही थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, ठीक है। इसको विधि बनाने की भी शक्ति दी गई थी वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। गवर्नर जनरल विधि का निर्माण कर सकता था, बस शर्त यह था कि वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
तो ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म में एक महत्वपूर्ण काम यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ उसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केवल हम लोग न्यायिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे कि 73 में जो रिफॉर्म आया, अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखा, कल क्या देखेंगे? जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है, ठीक।